पहले आंदोलन की, क्या आंदोलन की इलीगल क्या पोजीशन है। तो आंदोलन करना, अपनी आवाज बुलंद करना इस देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। और आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार इस बात की घोषणा भी की है। संविधान में लिखा ही हुआ है, अनुच्छेद 19 हो, अनुच्छेद 21 हो, सारे के सारे जो उनके अनुसार हमारा अधिकार है, हम कर रहे हैं। तो लीगल वैलिडिटी तो यह है कि आंदोलन करने का हमें अधिकार है। जहां तक इस बात की लोग कहते हैं कि आपने जो है ये सड़क पे कर रहे हैं आप, इसका जिम्मेदार कौन है? हम लोग तो रामलीला मैदान जा रहे थे, अगर रोका है तो सरकार ने रोका है। ये सड़क पे जो आंदोलन हो रहा है इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, 100% सरकार की है। आप हमें जाने देते हैं? भाई राजधानी किसी एक के बाप की थोड़ा ही है, राजधानी तो सभी की है। तो हमें भी अपनी राजधानी में जाके अपनी बात कहने का अधिकार है। हम तो जा रहे थे, हमें रोक दिया, और रोका भी ऐसे नहीं गया। भाई खाई खोदी गई है, सड़कें काट के खाई खोदी गई है, बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं, पत्थरों को भी चैन से बांध दिया है, कटीले तार लगा दिए हैं, फोर्स खड़ी कर रखी है, जैसे हम कोई जो है मतलब पता नहीं कहा हम कोई फतह करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मतलब ये जो सारी चीजें हैं सरकार की, ये सरकार ने मजबूर किया है आंदोलन सड़क पर करने के लिए, उसने रोका है, ये तो उसकी वैलिडिटी होगी। जहां तक आपने पूछा है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का जो परसों का आदेश है, मैं ये कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंत की घोषणा कर दी। मेरे सीधे शब्दों में अगर माना जाए, परसों सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की खत्म होगी, मर गई। अगर वो जिंदा होती तो न्याय करती और न्याय दिखता। लेकिन जब आप कमेटी बना रहे हैं, उस कमेटी में उन 4 लोगों को रख रहे हैं जो 4 लोग इन्हीं कानूनों का लगातार समर्थन कर रहे हैं और सरकार के साथ में खड़े हैं। आप कम से कम कमेटी बनाते समय तो निष्पक्ष दिखने चाहिए थे। उसमें ऐसे लोगों को लेते जिनका कहीं भी कोई मत नहीं होता, और वो लोग बिल्कुल निष्पक्ष राय सुप्रीम कोर्ट को देते। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कमेटी बनाते समय कि भाई हमने अपने लिए बनाई है, यानी ये कमेटी हमें बताएगी। तो क्या बताएगी कमेटी? जो कमेटी सरकार जो बात कर रही है वही वो कमेटी के लोग कह रहे हैं, लगातार हर मंच पे ये बात कर रहे हैं। तो क्या बताएगी? कि कानून बढ़िया है। और दूसरा एक और चीज उसमें ध्यान रखने की है, उसे शायद बहुत लोगों की नजर से रह गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये कमेटी हमें बताएगी कि किन प्रावधानों को बदला जा सकता है। इसका मतलब यह है सुप्रीम कोर्ट भी केवल संशोधन की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी इन कानूनों को खत्म करने की बात नहीं कर रही है। और बहुत स्पष्ट मालूम है कि सारे किसान यूनियन, किसान संगठन तमाम, वो सारे के सारे इन कानूनों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, रिपील की बात कर रहे हैं, और एमएसपी को कानून बनाने की बात कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट उससे अलग बात कर रही है। या यूं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल वो बात कर रही है जो सरकार कर रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के हाथ का एक खिलौना है? क्या सरकार के हाथ का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है? जो भाषा सरकार बोल रही है वही बोल रही है। और कमेटी के बनने से यह निश्चित हो जाता है कि ये कमेटी के नाम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से नहीं, सरकार ने ही उसको दिए हैं। तो आप जो चाहे फैसला कर लें, आपको जब न्याय देना है कि आप इच्छा ही नहीं है, या न्याय आपके अंदर भी मर चुका है, आप न्याय देना ही नहीं चाहते, तो फिर आप कुछ भी फैसला कर लीजिए, उससे हम पे क्या फर्क पड़ता है? रही ये स्थिति आपकी। दूसरी बात आपने जो पूछी है कानून की लीगल वैलिडिटी, देखिए कानून को बनाने का अधिकार जिस संस्था को है, उसी संस्था को कानून को खत्म करने का भी अधिकार है। जैसे संसद ने कानून बनाया है तो संसद को अधिकार है। संसद के अलावा अगर किसी को अधिकार है तो वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को है, सर्वोच्च न्यायालय को है, उसको यह अधिकार है, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सके। दोनों को यह अधिकार है। इसी तरह से जैसे राज्य में विधानसभा है, तो विधानसभा को कोई भी कानून अपने राज्य के जो उसकी सूची में आता है उसमें कानून बनाने का अधिकार है, और उस राज्य की हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को उस कानून को खत्म करने का अधिकार है। ये लीगल वैलिडिटी जो किसकी किस तरह से ये स्थिति है। दूसरी बात ये है कि जो ये कानून है, ये कानून, इससे केवल किसान तबाह नहीं होगा, इससे पूरा देश तबाह होगा। ये बार बार ये बात मैं लगातार बता रहा हूं, लोग भी कह रहे हैं। एक बात अभी बहुत अच्छी जो है एक साथी हैं उन्होंने बताई, और बहुत सही बात है। इस कानून के बाद आप इसी से अंदाजा लगा लें कि कितना खतरनाक कानून है। माना मैं किसान हूं और मैंने व्यापारी के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मेरी जमीन पे तुम जो कहोगे वो मैं बोऊंगा, जैसा कहोगे खाद में लगाऊं। इसका मतलब
मैं अपने खेत में जो बो रहा हूं, मैं उस खेत में से अपने खेत में से, मेरा खेत है, किसी के बाप का नहीं है, लेकिन इस कानून के बाद जब एग्रीमेंट कर लूंगा तो मैं अपने ही खेत में से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक भी चीज नहीं ले सकूंगा। जैसे माना गन्ना बोया मैंने, एग्रीमेंट का, मैं एक गन्ना नहीं ले सकूंगा। क्यों? क्योंकि व्यापारी के साथ में मेरा करार, वो कहेगा तैने कैसे ले लिया भाई, तैने चुरा लिया, है नहीं है। इसी तरह से अगर उसमें मैं सरसों बोता हूं, सरसों का साग खाने का मेरा मन कर, एक पत्ता भी नहीं तोड़ सकता मैं उसमें से, तो मैं अपने ही खेत में बेगाना हो गया, अपने ही खेत में मुझे कोई अधिकार नहीं रहा। इससे खतरनाक कोई कानून होगा? ये तो एक देसी भाषा है। अब इसकी और भाषा सुनो। जो कानून है, कानून की जो ये एग्रीमेंट वाला कानून है, उस कानून में धारा 3 में जो कहा गया है उसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं उसमें धारा 4 भी उसी में है, 5 भी उसी में है, 6 भी उसी में है। इन सारी धाराओं का एक मिला जुला रूप शॉर्ट में कह सकते हो वो धारा 3 है। क्यों है? जैसे धारा 4 में है तो इस कानून जो सेक्शन 3 है, इसमें लिखा है जो एग्रीमेंट किसान और व्यापारी के बीच में होगा उस एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें होंगी। नंबर 1, उस एग्रीमेंट के तहत किसान को अपने खेत में कौन सी फसल बोनी है यह लिखा जाएगा। उस फसल की क्वालिटी क्या होगी, उसका ग्रेड क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, यह उसमें लिखा जाएगा। यानी फसल कैसी होनी चाहिए वो सारा उसमें लिखा जाएगा। दूसरा, उसी में यह भी लिखा जाएगा कि इस फसल में कौन सा खाद लगाएगा, कौन सा बीज लगाएगा, कौन सा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक इस्तेमाल करेगा, कौन सा इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, कौन सी मशीनें होंगी, और ये सारी की सारी चीजें, खाद, बीज, मशीन, पेस्टिसाइड और टेक्नोलॉजी, ये वो व्यापारी देगा। मतलब मेरे पास में कोई अपने लिए कोई नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं, अपनी मर्जी से बीज खरीद लूं, अपनी मर्जी से खाद खरीद लूं। नहीं, मेरे लिए कोई किसी तरह का रास्ता छोड़ा ही नहीं है, कोई आजादी मेरे लिए नहीं है। मतलब मैं एग्रीमेंट करने के बाद व्यापारी का एक तरह से मजदूर बन गया, जो वो कहेगा मैं वो करूंगा। अब इसके आगे उसमें कीमत भी लिखी जाएगी एग्रीमेंट में कि फसल की कीमत क्या होगी। साथ में यह भी लिखा जाएगा एग्रीमेंट में कि ये जो फसल है, इस फसल की जो क्वालिटी, स्टैंडर्ड और ग्रेड जो होगा वो कब कब चेक होगा। तो फसल जब बोई जाएगी तब, फसल जब बढ़ेगी तब, और फसल जब कट के आएगी तब। किसी भी स्तर पर अगर व्यापारी को लगता है, या ऐसे मानो आप के व्यापारी को लगा कि भाई जो मार्केट में जो वो है कीमत है, या यूं कहो कि ये फसल जो है जैसी मुझे चाहिए, या मार्केट में अंतरराष्ट्रीय बाजार में जहां वो बेच चाह रहा है कीमत इसकी डाउन हो गई, तो मैं क्यों लूं इससे, एग्रीमेंट के तहत तो लेनी पड़ेगी। तो ये जो सारी चीज आएंगी कि इसका स्टैंडर्ड, उसका ग्रेड, उसकी क्वालिटी, इन सब का सहारा लेके वो उस एग्रीमेंट से बाहर निकलेगा जो व्यापारी होगा। और बाहर निकलने के लिए उसे सारी सपोर्ट कहां से मिलेगी? एसडीएम से, एडीएम से, डीएम से, और सरकार साथ में खड़ी है। क्योंकि कोई झगड़ा होगा तो सबसे पहले एक तो अपने अंदर ही, यानी जो एग्रीमेंट है उसी में व्यापारी और किसान दोनों आपसी सहमति से अपने बराबर बराबर के माना एक इधर से एक इधर से एक और, या दो इधर से दो इधर से, ऐसी एक कमेटी बनाई जाएगी। वो कमेटी पहले तो 30 दिन में वो तय करेगी, जो समझौता कमेटी आप जिसको कह सकते हैं सीधे शब्दों में, तो वो पहले तय करेगी भाई झगड़ा आपस में है तो इस झगड़े को निपटाए। उस कमेटी द्वारा 30 दिन में डिसाइड होने के बाद कोई भी पक्ष अगर उससे सहमत नहीं है, वो जाएगा आगे एसडीएम के पास। एसडीएम फिर ये देखेगा कि क्या कमेटी बनी थी या नहीं बनी थी। अगर पहले कमेटी बनी थी तो एसडीएम 30 दिन में डिसाइड करेगा, अगर नहीं बनी थी तो एसडीएम फिर कमेटी बनाएगा, तो पहले फिर वो कमेटी देखेगी, फिर उसके बाद में एसडीएम देखेगा। 30 दिन वो, यानी 30 ये, 30 वो, और 30 जो है आपके एसडीएम को हो गए, 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए। अब एसडीएम से भी अगर बात हो गई और उस पर भी कोई पक्ष सहमत नहीं है, तो उसके बाद में वो जाएगा कि भाई डीएम के पास में, एडीएम एडीएम जिसको भी डीएम करे वो उसके पास जाएगा। पहले तो 30 दिन का टाइम है उसका कि भाई अपील वो करेगा, फिर 30 दिन में वो डिसाइड करेगा। मतलब ये हुआ कि किसान जो है उसके अपने ही खेत में जो फसल है वो व्यापारी उसे ले ले और कोई इधर की हेरा फेरी ना करे, उसके लिए कम से कम 4 से 5 महीने सिर्फ इस बात के लिए घूमता रहेगा। और इन 4 से 5 महीनों में खेत बिल्कुल खाली पड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, झगड़ा चल रहा है अभी उसके विषय में।
तो इससे न केवल किसान का नुकसान हुआ बल्कि देश का नुकसान हुआ कि 4 से 5 महीने खेत खाली पड़ा रहा। फिर जो भी एसडीएम ने और डीएम ने, एडीएम ने जो फैसला कर दिया वो फाइनल, आप उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। और सेक्शन 18 में इस कानून के सरकार ने कर दिया कि एसडीएम हो, एडीएम हो, डीएम हो, कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, जो भी फैसला कर देगा उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। ना तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी, ना राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, ना कोई एसडीएम, ना एडीएम, ना डीएम, ना कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। मतलब यह है कि आप मुझे बर्बाद कर दें, आप मुझे पूरी तरह से तबाह कर दें, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। इसके लिए ना तो एसडीएम के खिलाफ, ना एडीएम, ना डीएम या किसी भी अधिकारी के खिलाफ आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकेंगे। उनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकेगी, ना सिविल सूट फाइल हो सकेगा और ना ही कोई क्रिमिनल कंप्लेंट हो सकेगी। मतलब राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, प्रशासन मिलके जो भी किया उन्होंने वो फाइनल, और उसके बाद में वो घर में। अच्छा, अगर उसने कर दिया व्यापारी के पक्ष में फैसला, तो वसूली कैसे होगी? वसूली होगी जैसे सिविल कोर्ट रेवेन्यू के मामले में वसूली करते हैं। मतलब कैसे? ये मानिए कि लगान भराई का पैसा है या कोई ऐसा छोटा मोटा लोन लिया है और वो लोन नहीं पटा जा रहा, तो पटवारी कानून को जाता है कि चलो भाई तहसीलदार साहब बुला रहे तुझे, किसान को पकड़ के ले जाता, और वहां जाते ही तहसीलदार साहब 15 दिन के लिए अंदर डाल देता उसे, किसान को। इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून पूरी तरह से व्यापारियों के लिए है। इस कानून के माध्यम से इस देश का किसान अपनी ही जमीन पर पहले मजदूर बनेगा, उसके बाद गुलाम बनकर रह जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, इस कानून से नुकसान क्या होगा? सरकार कह रही है ना कि आप यहां के अलावा किसी मंडी में बेच सकते हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों भी इस बात को सोचें। माना पूरे देश में यह कानून जब लागू होगा और सब एग्रीमेंट हो गया, व्यापारियों ने किसानों के साथ में एग्रीमेंट कर लिया, तो आप मानिए हम सारे किसान हैं, व्यापारियों ने हमारे साथ में एग्रीमेंट कर लिया, तो जब एग्रीमेंट हो गया और उसमें कीमत तय हो गई, एमएसपी अगर आप कह भी दें और एमएसपी को आप कानून भी बना दें, तो भी उसका क्या मतलब रह गया जब कीमत ही तय हो गई व्यापारी और किसान के बीच में। सरकार ने यह तो कानून में कहीं नहीं लिखा कि जो एमएसपी है वो एमएसपी से कम पे कोई भी व्यापारी किसान के साथ में समझौता नहीं करेगा, कीमत उससे कम पे नहीं होगी, ऐसा तो कहीं नहीं। आज भी जो एमएसपी है जो सरकार ने घोषित कर रखी 23 फसलों पे, उन पे 40 से लेके 50% नीचे यानी आधी कीमत पर किसान को अपना धान, मक्का, बाजरा, जौ ये बेचना पड़ रहा है। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो एमएसपी से बाहर निकलने का रास्ता इससे बढ़िया कोई कानून नहीं हो सकता। और क्यों निकल रही है एमएसपी से बाहर?